हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपनी हमारे अतीत भाग 3 की 8वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में से चैप्टर पहला कैसे कब और कहाँ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अतीत में किन चीज़ों की आ, बात होती थी और किस तरह के बदलाव आए हैं, और अतीत में वर्तमान में क्या चल रहा था और भूतपूर्व में क्या था। इसको हम जिक्र पहले और बाद में भी करेंगे कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था का बागडोर को आगे बढ़ाया। इन चीज़ों को हम आज इस विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से भारतीय अतीत में बदलाव हुआ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक चित्र है जिसमें पूना के दरबार में संधि का हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट को 1790 में दिखाया गया है। और ये है हमारा पहला चैप्टर कैसे कब और कहाँ, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे लिए कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अतीत में जो चीज़ें चली आ रही थी वो किस प्रकार की थी और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि मान लीजिए कि आज से 500 साल पहले किस प्रकार का भारत था। हमारा भारत में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, कि भारतीय लोकतंत्र था या राजा का शासन था यानी राजतंत्र था, किस प्रकार से था। तो हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं, जिसमें से हम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था, हम ये जानते हैं। और भारत पर अंग्रेजों की विजय स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करता था वो। और जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग के शासन शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। तो इतिहासकार, पहले सबसे बड़ी बात है कि इतिहासकार तारीखें क्यों लिखता था। अगर हम राजतंत्र की बात करें तो एक आम नागरिक इतिहासकारों से अपने इतिहास तो लिखवा नहीं सकता था। तो सारा कार्य कौन करता था, कौन करवा सकता था। तो सारा कार्य करवा सकता था एक राजा, जिसके पास पर्याप्त धन है उसको करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सी गर्म गर्म, तीखी और गर्मा गर्म बहस चलती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि इतिहास कितना उबाऊ है, तो तारीखें रटो, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ये धारणा पहले तो बिल्कुल सही थी, लेकिन जिस प्रकार से वक्त गुजरा है और वक्त के साथ तारीखें बदली है, तो एक प्रकार से इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है हमारे लिए इतिहास। तो उसको हम अब देखते हैं किस प्रकार से उसमें बदलाव आया है। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आसपास की चीज़ों पर हमेशा नज़र रखते हैं, तो देखेंगे कि पहले जब हम आज से 18 से 20 साल पहले की बात करें तो हमारे घरों में एक छोटा फ़ोन होता था। फिर वो धीरे धीरे बदलाव हुआ, फिर उसमें इंटरनेट की सुविधा आई, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिजिटलाइज ज़माना आ गया है और उसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कुछ नया एक परिवर्तन स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे एक आप चित्र देख रहे हैं कि ये एक नक्शा मतलब एक चित्र में दिखाया गया है कि ब्राह्मण जो है, अ, जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। शास्त्र मतलब जो अपनी किताबें हैं या अपने ज्ञान की जो भंडार है, पुस्तकें हैं, वो उनको भेंट कर रहे हैं। जो जेम्स रैनल द्वारा बनाया गया नक्शा है, आवरण चित्र 1782 में बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने रैनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था। ये तो हमने पहले चर्चा कर ली है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना है कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने किसको नक्शा बनाने के लिए काम सौंपा था। तो जैसे एक लिप्टन टी जो था, लिप्टन जो है वो कौन था। लिप्टन ये एक प्रकार से किसको दर्शा रहा है। यहाँ पे आप अगर इस मैप इस चित्र को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक राजकुमार है जो कि किस पे सवार है, घोड़े पे सवार है, और वो अपनी एक राजशाही ठाठ को दिखा रहा है। जिससे लोगों में क्या है कि जो अमीर लोग हैं या जो भी उस टाइम के अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, वो इस चीज़ से प्रेरित होते थे और उस प्रकार की चीज़ों को अपने यहाँ पे इंपोर्ट करवाते थे, मतलब आयात करवाते थे। तो ये देखते हैं हम कि किस प्रकार से इसमें लोगों का रहन सहन कैसा था,
किस प्रकार से इसमें अपने भारत में जो लोग वक्त थे वैसे आपको पता होगा कि भारत में लोगों में सुबह चाय पीने की बहुत एक तलब रहती है ना। तो इसका जो ये तलब जो है किस प्रकार से आया हमारे भारत के सामाजिक स्तर पे, ठीक है, उसके बारे में भी हमें मालूम है कि ये भी किसकी देन है। जैसे आपको अभी बताया मैंने कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं उसमें किस प्रकार से लिप्टन टीज को बढ़ावा दिया गया है ना। ब्रिटिश शासनों की स्थापना के बारे में भी फिर उससे रिलेटेड है ये, कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बड़े बड़े घर वगैरह है ना, महलों का एक कोट बना हुआ है। और हमारे समाज को कैसे दिखाया जाता है, गरीब रूप में दिखाया जाता था, क्योंकि उस वक्त क्या था, जब हम गुलाम थे, हमारा भारत गुलाम था या विदेशी हुकूमत के अधीन था, तो उस टाइम में क्या था कि जो चित्र बनाने वाले थे, जो चित्रकार थे अंग्रेज, वो हमारे भारत को एक गरीब राष्ट्र के रूप में दिखाते थे। वो समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और वो जानते थे कि हम क्या है, इतने सुपीरियर है कि हम ही इनका भला कर सकते हैं, है ना। असभ्य समाज हमें समझते थे। तो अब सबसे बड़ी बात है कौन सी तारीखें, हमने बात तो कर ली कि भाई तारीखें हैं, तो तारीखें कौन सी होती थी, है ना, और अवधि कैसे तय करते थे। तो जैसे एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने उनको ये लगता था कि जो भी गवर्नर जनरल भारत में आया है, उनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो स्टार्टिंग 1773 से लेकर के, जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना था, उस समय से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, यानी 1947 तक, तो वो उसके शासनकाल को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उनके हर जो पहलू होता था, हर वाक्य को वो लिखना चाहते थे। जिसमें से हेस्टिंग हो गया, वेलेस्ली हो गया, बेंटिक हो गया, डलहौजी हो गया, कैनिंग, सर लॉरेंस, लिप्टन और लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, बहुत सारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फिर वायसराय आया बाद में 1833 के आसपास में, है ना। तो ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई। जैसे कि यहाँ पे वॉरेन हस्टिंग ने भारत का पहला गवर्नर, हमें ये चीज़ें याद रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है। तो अब हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड का शास्त्रीय और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, कौन थे ये? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे, यानी फिलोसफर भी थे, है ना, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उनका नाम था जेम्स मिल। बहुत सारे अब आप अगली क्लासों में जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा चलेगा कि इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था राजनीतिक विज्ञान में। तो हमारे जो उन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम था उनकी बुक का? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस किताब में उन्होंने हमारे इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा है। कितने कालखंडों में बांटा है? तीन कालखंडों में। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। इन तीन कालखंडों में भारत के इतिहास को बांटने की कोशिश की। तो ये इन्होंने इस किस प्रकार से किया, उन्होंने इसका उत्तर क्या दिया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि जो केंद्रीय तत्व थे, मतलब केंद्र में कौन था, यानी जो राज करने वाला, जो शासन करने वाला जो राजा था, वो उस वक्त में किस धर्म का पालन करता था। यानी हम समझ सकते हैं कि हमारे राजनीतिक जीवन में भी धर्म का एक आधार माना जाता था इसमें। तो इस आधार पे उसने उसको पाड़ने की कोशिश की। तो हम एक दौर की खासियत है उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उस समय को बांटते हैं। ये अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है, इन चीज को भी देखते हैं। तो अब उनको ये भी लगता था कि जो एशिया का समाज है वो सभ्यता नहीं है, और पश्चिमी समाज जो भी है वो यूरोप हो गया या जितने भी उधर के आसपास के कंट्रीज है उसकी सामाजिक व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। वो इस प्रकार से भी मानते थे।
मीड की राय में ब्रिटिश शासन व्यवस्था जो था वो एशिया के समाज को सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। उनको ऐसा लगता था कि यूरोप जो मील है, मतलब मील को ऐसा लगता था कि जो भारत है वो सभ्यता के मामले में, या जो एशिया है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। ठीक है। उनको ये लगता था कि यूरोप में शिष्टाचार है, कला है, संस्था है, कानून है, बट भारत में ऐसा नहीं है या एशिया में ऐसा नहीं। तो इस चीज़ से भी उसको ऐसा लगता था कि जो यहाँ के समाज है वो इतना सभ्य नहीं है जितना कि यूरोप का समाज है। तो भारत में उनको ये भी लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज कर चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, मतलब यहाँ पे चारों तरफ जो है सिर्फ क्या था, धार्मिक वैर था। जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन जो था वो भारत की सभ्यता के राह पर ले जा सकता था। यानी उसको ये लगता था कि अंग्रेज ही सिर्फ भारत को एक सभ्य बना सकता है। उनको अपने अपने इतिहास के प्रति उनको ये लगता था कि वो जो है वो क्या है, वो सभ्य है। क्या है वो? सभ्य है। अपने आप को वो बहुत सभ्य मानते थे। तो इस धारणा में अंग्रेजी शासन जो था वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, है ना? उसका उनका मानना ये था। और जो अंग्रेजी शासन जो था, मतलब अंग्रेजी शासन से पहले वो मानता था कि यहाँ पर बहुत सारा अंधकार का दौर था। तो उनका ये मानना था कि जो भारत में है उसको सिर्फ कौन बचा सकता है? अंग्रेज बचा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सब पता है इन चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार से हमारा भारत का ज्ञान और सुखी जीवन था, है ना? उनको ये भी लगता था कि अगर हमने भारतीय को शिष्टाचार और कला और संस्था और कानूनों के बारे में बताया तो यहाँ पे जो भारत की जनता है उनको ज्ञान प्राप्त होगा और सुखी जीवन जी सकेंगे। ठीक है। तो इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन जो थी प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। कैसा माना जाता था? अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो है प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटके इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रूप में लिखते थे। मतलब उनको वो लोग कैसे लिखते थे? जैसे हमारे यहाँ के जो इतिहासकार थे वो कैसे लिखते थे? प्राचीन रूप में इतिहास लिखते थे, मध्यकालीन रूप में इतिहास लिखते थे और आधुनिक काल रूप में इतिहास को बांट कर देखते थे, ना कि धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम और जो अंग्रेज के जो ब्रिटिश थे उनके आधार पर नहीं लिखते थे वो। ठीक है। पश्चिम में जो आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों का विकास युग माना जाता था। है ना? जैसे कि हमें पता है कि अगर हम आज के टाइम में भी देखें, आज के समय भी देखें कि हम आधुनिक काल में क्या अपने आप को अगर अ, देखने की कोशिश करें तो हम अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं कि हमारा जो देश है वो वैज्ञानिक रूप से तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तार्किक है कि नहीं है, सोचने की व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक रूप है कि नहीं है ना? राजतंत्र तो नहीं है ना? सब लोग फ्रीडम है, सभी को लिबर्टी है कि नहीं है अपने एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी स्पीच के लिए, कोऑपरेटिव के लिए, है ना? इक्वालिटी है कि नहीं है, समानता है कि नहीं है। तो इस चीज़ों से हमें आधुनिकता का एक रूप दिखाई देता है। जिसे हम मानते हैं कि एक रूप से समाज जो है विकसित समाज है या विकास के प्रति बढ़ रहा है। और जो हमारे इतिहासकार थे वो अंग्रेजों के शासन वाले युग को क्या कहते थे? औपनिवेशिक युग कहते थे। बहुत सारे इतिहासकार जो है इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। तो अब हम देखते हैं कि एक वर्ड आया है हमारे पास, नया वर्ड आया है, वो क्या है? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक चीजें होती क्या है या औपनिवेशिक क्या है? तो जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने जो अंग्रेजों के बारे में हमारे देश को, उनको ये लगता है कि हमारे देश को उन्होंने जीता है और स्थानीय नवाब और स्थानीय राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया है और अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया जाता है, टैक्स वसूल करता है। और ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य और मान्यता और पसंद और नापसंद रीति रिवाजों पर तौर तरीकों में बदलाव लाया है।
मतलब हमारे यहाँ के जो लोग बाग है उनको सभ्य बनाने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, जो कि उनके नज़र में ऐसा था, बल्कि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश पर दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हम उपनिवेशी कब कहलाते हैं, जब क्या हो कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो हमारे ऊपर किसी दूसरे का, यानी किसी दूसरे राज्य का या दूसरे देश का हमारे ऊपर दबदबा हो, या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपनिवेशीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इतिहास जेम्स मिल ने लिखा वो किस प्रकार का इतिहास था, यानी उसका आधार क्या था, स्रोत क्या था, है ना, लिखने का स्रोत क्या था, किस प्रकार से उन्होंने स्रोत लिखा, इतिहास लिखा था। और हम भी देखेंगे कि जो हमारे भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का जो इतिहास है, 250 साल का जो इतिहास है, उसको लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन से स्रोत का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले आता है प्रशासन अभिलेख, यानी प्रशासन का जो डायरीज है, नोट्स है ना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, सारे रिकॉर्ड्स है ना। तो उस चीज़ को देखने के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण साधन है कि अंग्रेज के दस्तावेज जो होते हैं, पत्र होते हैं, वो सारे संभाल कर रखना, उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को सही तरीके से यूज करना, है ना। हर योजना का, हर नीतिगत फैसलों का एक डॉक्यूमेंट बना कर रखना, है ना। और जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था, क्योंकि भाई मान ली जाए कि उसको अगर हमें लंबे समय वक्त तक रखना है, या लंबे समय तक उस चीज़ को रखना है, चीज़ को रखना है अपने घर में, या अपने जो भी जहाँ पे दस्तावेज रखा जाता था, तो ऐसा होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी उसको पढ़ सके। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया, सिर्फ आप ही उस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, डिबेट जो होता था कि वाद विवाद जिस स्कीम पे होता, जिस योजना पे होता था, तो उसको भी ज्ञान में रखते थे ये लोग, है ना। और कोई टिप्पणी अगर किसी बड़े गवर्नर ने या किसी बड़े अधिकारी ने दिया है, उसको भी संभाल कर रखा जाता था। तो अंग्रेजों को ये लगता था कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जितने भी अहम दस्तावेज है, पत्र है, इनको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इनसे क्या होगा, जो शासकीय संस्थाओं में एक अभिलेख कक्ष बनवा दिया उन्होंने। क्या करा कि सभी जगह पे क्या, एक शासकीय संस्थाओं में एक अभिलेख कक्ष, यानी अभिलेख कक्ष का मतलब हुआ कि उन्होंने एक, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा जाता है, आप अपने स्कूल में, कॉलेजों में देखे होंगे कि एक ऐसा जगह भी होगा जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखा जाता है ना। जब तहसील के दफ्तर में हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, कमिश्नर दफ्तर हो गया, या प्रांतीय सचिवालय या कचहरी हो गई, इन सब में रिकॉर्ड रूम होता था जहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलेखगार कहते थे, जिसे आर्काइव जिसे बोलते हैं। हमारे फोन वगैरह में भी होता है आर्काइव, है ना। तो ये सब चीज़ें भी भाई क्या है, संग्रहालय ही माना जाता था एक तरीके से। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर कुछ चीज़ें भेजा गया है, ज्ञापन भेजा गया है, या कुछ भी नोटिस भेजा गया है, तो उन सभी को एक अधिकारी जो है वो अपने नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते थे, मतलब पढ़ करके फिर उसको एक अभिलेख घर में उसको रखा जाता था। ये इन चीज़ों से दस्तावेजों को रखा जाता था, और उनकी एक बहुत सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी, जैसे जीरोक्स कॉपी, जैसा हम कहते हैं ना आज के टाइम में जीरोक्स। हाँ, तो उस प्रकार से बनाया जाता था, जिससे क्या होता था कि आसानी से किसी चीज़ों को आराम से रख सकते थे। तो जो वो नकल करते थे, जिस व्यक्ति द्वारा नकल उतारा जाता था उस दस्तावेज का, उसे, जो व्यक्ति होता था, उसे बोलते थे खुशनवीशी। और ये लिखने में बहुत माहिर होते थे, और बहुत ऐसे लिखते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे, जैसे हम आज कहते हैं कोलियोग्राफी बोलते हैं आज के वक्त में। तो इतना अच्छा लिखते थे कि उसको देख करके अच्छा, मतलब महसूस करता था। उनकी छपाई इतनी बेहतरीन होती थी। जैसे कि आप इस इमेज में देख लेते हैं, और नीचे कुछ लिखा हुआ है कि जब नई दिल्ली का एक निर्माण हुआ था, है ना, तो नई दिल्ली जब बना था, जो कि इंडिया गेट या लाल, उसके क्या कहते हैं, संसद भवन के आसपास वाला जो एरिया है, जब वो बना था तो वहाँ पे एक राष्ट्रीय संग्रहालय बना था, और एक राष्ट्रीय अभिलेखगार भी बनाया था, जिसके, जो कि वायसराय, जो कि आज के टाइम में प्रेसिडेंट के रूप में ही है, तो उसके जो उसका भवन होता था, उसके आसपास वाली जगह में इन चीज़ों को रखा जाता था।
फिर 19th सेंचुरी के बीच में मिड में क्या हुआ कि छापने वाला मशीन आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बार में बहुत सारी प्रतियां यानी लिप जो कॉपीज जो है वो निकलने लगी। तो इससे क्या होगा कि छपाई आसान हो गई, दस्तावेजों की छपाई आसान हो गई, इससे और आसानी तरीके से उसको स्टोर किया जाने लगा डॉक्यूमेंट्स को। अब दूसरा अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण मतलब सर्वे, सर्वे का जो महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है इतना हमारे सर्वे। तो 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको दिया था, बता सकते हैं आप आंसर उस कमेंट में। तो नक्शा तैयार करने के लिए बोला था कि बड़े बड़े सर्वेक्षण के लिए जो गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किया जाता था कि भाई इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर कितना आपको टैक्स कलेक्ट होगा, ठीक है, किस भूमि से किस प्रकार का टैक्स आएगा। जो कि हम मुगलों के बारे में अगर अगली क्लास में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से कि अकबर के शासनकाल में किस प्रकार की भूमि कैसा टैक्स वसूला जाता था। तो इनमें भी देखते थे कि धरती की सतह कैसी है, लेवल कैसा है, या कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है, जो वहाँ पे मिलने वाले पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार के हैं, जीव जंतु किस प्रकार के हैं, यानी और छोटे मोटे स्थानीय इतिहासों के बारे में भी जानने की कोशिश करते थे, और वहाँ के आसपास वाले इलाकों में जो जमींदार होते थे उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, और वहाँ का फसल क्या उगता है उन चीज़ों के बारे में भी जानने की कोशिश करते थे। जिससे क्या होता था कि एक प्रकार से उन्होंने दस्तावेज बना लिया और उस प्रकार से वो पॉलिसी या योजना बनाने की प्रक्रिया को एक रूप देते थे। इससे क्या हुआ था, इस रिकॉर्ड्स को रखना बहुत आसान हो गया था। इसके अलावा वहाँ की जनसंख्या के बारे में भी जानते थे वो, उनकी जाति और व्यवसाय के बारे में भी जानते थे। मतलब एक प्रकार से वनस्पतिक सर्वेक्षण करते थे, प्राणियों के बारे में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते थे, और कुछ पुरातत्व सर्वेक्षण भी होता था, है ना। इन चीज़ों से बहुत कुछ उन्हें जानने की अ, अ, ज्ञान मिलता था, इनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता था, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने तैयार करा इस पे। अब हम देखते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड बनते थे वो इन रिकॉर्डों में जो उनको ज्ञान प्राप्त होता था, जो उनसे नॉलेज मिलता था उनको, उसके अलावा इस रिकॉर्ड में वो क्या नहीं रखते थे, वो उनका मतलब मोटिव क्या होता था, चीज़ों को करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता था। तो हम डायरेक्टली इस चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते थे कि भाई सरकार क्या सोचती है और किस प्रकार से वो कार्य करना चाहती है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि हम देखते थे कि भाई वहाँ के जो यात्रा पे जो तीर्थ यात्री आते थे उनकी डायरियाँ होती थी, या जो भी यात्रियों के सामान होते थे, संस्मरण होते थे, या महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा होती थी, और स्थानीय बाजार के बिकने वाले सामान होते थे, पुस्तक पुस्तिकाएं होती थी, उन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते थे। उसमें किस प्रकार की खबरें हैं, अखबारों में जो खबरें चलती थी, या जो भी प्रिंटिंग आने से जो जो चीज़ों पे जनता में किस प्रकार की बहसें होती थी, है ना। और जो नेता थे वो लोग किस प्रकार सुधार के विचार करते थे। तो इन चीज़ों से हमें एक अलग प्रकार का एक ज्ञान प्राप्त होता है, ये स्रोत मिलता है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि जो वाकई में सरकार किस प्रकार का कार्य करना चाहती थी। और बहुत सारे कवियों और उपन्यासकारों ने भी उसके बारे में लिखा है, जैसे कि हम प्रेमचंद की गोदान की बात करते हैं। तो प्रेमचंद के गोदान में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसमें सामाजिक व्यवस्था को तो अच्छे तरीके से दर्शाया गया है ना। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रूपी देखा जा सकता है, जिसमें आप सदगति पढ़ लें, या क्या कहते हैं कफन एक किताब है, उस कहानी है वो भी पढ़ सकते हैं आप। तो इन चीज़ों को देख करके हमें पता चलता है कि किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था थी, है ना। तो इन स्रोतों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देख सकते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही हमारे क्या कहते हैं मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इसमें है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास किस तरह जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है। तो हम इसमें एक दो वर्ड और जोड़ सकते हैं कि विवेचना कीजिए कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह से कालखंडों में बांटा है ना। और अंग्रेजी सरकार का दस्तावेज किस तरह सुरक्षित रखा जाता था, है ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, आप जो भी किताबों में है इस चीज़ में देखा है कि आपने पढ़ा है, आपने समझा है। तो इन चीज़ों को आप देखने की कोशिश करें और अपनी किताबों को अच्छे से रखें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते हैं कि भाई कौन अगले चैप्टर को पढ़ाने का हम देखते हैं कि अब क्या है अगला चैप्टर,
और उसमें किस प्रकार से जो बातें हैं वो कही गई है। तो अगले चैप्टर के लिए हम, जिसमें है जी व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, तो हम इस चैप्टर को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।